जियोग्राफी क्लास 11 क्लास पीडीएफ जो हैंड आउट मिला है, चलिए हम सबसे पहले उसे पढ़ते हैं। भू संचलन प्रश्न है, इसमें पहला प्रश्न है, भू संचलन से क्या अभिप्राय है? अंतर्जात भू संचलन के प्रभावों पर चर्चा कीजिए। दूसरा प्रश्न है, आप कहाँ तक सहमत हैं कि अंतर्जात भू संचलन न सिर्फ भौगोलिक दृश्य भूमियों की उत्पत्ति एवं विकास हेतु उत्तरदायी है, अपितु विभिन्न प्रकार के संसाधनों के निर्माण के साथ साथ ऐसी दृश्य भूमियों का भी विकास हुआ है जो प्राचीनतम मानवीय सभ्यताओं के विकास हेतु अनुकूल रही हैं। और तीसरा प्रश्न है, अंतर्जात भू संचलन को स्पष्ट करते हुए इसके प्रभावों पर भी चर्चा कीजिए। चौथा प्रश्न है, अंतर्जात भू संचलन को स्पष्ट करते हुए पर्वत निर्माणकारी भू संचलन पर प्रकाश डालिए। और पांचवा प्रश्न है, अंतर्जात एवं बहिर्जात भू संचलनों के सम्मिलित प्रभावों पर विस्तृत चर्चा करें। तो अब चलिए पढ़ते हैं भू संचलन। भू संचलन में हम इसे कैसे कैसे पढ़ेंगे, तो हम इसे 4 भागों में बांटते हैं। पहले हम इसका देखेंगे परिचय या भूमिका, फिर इसका देखेंगे प्रभाव या परिणाम, उसके बाद देखेंगे प्रकार या वर्गीकरण, और सबसे लास्ट में देखेंगे निष्कर्ष। तो परिचय या भूमिका जो है उसे हम 2 भागों में देखेंगे, एक भू संचलन क्या है और दूसरा अध्ययन आवश्यक क्यों है। और जो प्रकार या वर्गीकरण था ना, उसे हम 2 प्रकार से देखेंगे, मतलब 2 प्रकार से वर्गीकरण करके देखेंगे, एक अंतर्जात और दूसरा बहिर्जात। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पॉइंट है, पृथ्वी का आंतरिक भाग एवं सतह दोनों स्थिर अवस्था में न होकर गत्यात्मक अथवा गतिशील अवस्था में है। जहां आंतरिक भाग में गतिशीलता का संबंध अंतर्जात बल से है, वही सतह पर गतिशीलता का संबंध बहिर्जात बल से है। इन्हें क्रमशः अंतर्जात एवं बहिर्जात भू संचलन के रूप में जाना जाता है। फिर पॉइंट है, भू संचलन के परिणाम स्वरूप पृथ्वी की सतह पर दृश्यमान प्रभाव उत्पन्न होते हैं जो भौगोलिक संरचनाओं के वनस्पति एवं प्राणी जगत को भी प्रभावित करते हैं, अतः इनका अध्ययन आवश्यक हो जाता है। भू संचलन को उनकी उत्पत्ति क्षेत्र के आधार पर अंतर्जात एवं बहिर्जात भू संचलनों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। इनकी उत्पत्ति के कारण, प्रकार एवं प्रभाव संबंधी विवरण निम्नलिखित प्रकार से हैं। पृथ्वी के आंतरिक भाग में उत्पन्न भू संचलन को अंतर्जात भू संचलन कहते हैं। जहां अंतर्जात भू संचलन हेतु उत्तरदायी कारकों को निम्नलिखित रूपों में देखा जा सकता है। पहला है, पृथ्वी के आंतरिक भाग में उपस्थित रेडियोधर्मी पदार्थों के विघटन से विमुक्त ऊर्जा के परिणाम स्वरूप अंतर्जात भू संचलन की उत्पत्ति होती है। दूसरा पॉइंट है, पृथ्वी के आंतरिक भाग में विभिन्न क्षेत्रों एवं विभिन्न गहराइयों में तापीय विषमता के परिणाम स्वरूप चट्टानों में प्रसरण एवं संकुचन से ऊर्जा विमुक्तिकरण के द्वारा अंतर्जात भू संचलन की उत्पत्ति होती है। और तीसरा पॉइंट है, आंतरिक भाग में विभिन्न क्षेत्रों एवं गहराइयों पर भौतिक विशेषताओं यथा ताप, दाब, घनत्व, चट्टानों की पदार्थीय अवस्थाएं इत्यादि में अंतर के कारण चट्टानों के द्वारा समायोजन के प्रयास के क्रम में विमुक्त ऊर्जा से अंतर्जात भू संचलन की उत्पत्ति होती है। और चौथा पॉइंट है, पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन की अवस्था में है, जहां ठोस या अर्ध ठोस
स्थल मंडलीय खंड सुघट्ट अवस्था वाले दुर्बल मंडल के ऊपर विपरीत दिशा में संचरण करते हैं। फलतः घर्षण से उत्पन्न ऊर्जा के द्वारा अंतर्जात भू संचलन की उत्पत्ति होती है। और पांचवा प्रश्न है, मतलब पांचवा पॉइंट है, अंतर्जात भू संचलन हेतु उत्तरदायी कारक के रूप में आर्थर होम्स ने मैग्मा के संवहन तरंग के रूप में प्रवाह को बताया। अब देखते हैं संवहन तरंग सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार आंतरिक दुर्बल मंडल क्षेत्र से मैग्मा का ऊपरोमुखी संचलन होता है, जहां भूपर्पटी के निचले भाग से टकराकर शाखाओं के रूप में मैग्मा विपरीत दिशाओं में क्षैतिज संचलन के रूप में प्रवाहित होती है तथा कुछ दूरी के उपरांत पुनः मैग्मा अधोमुखी गमन करते हुए दुर्बल मंडल की ओर प्रवाहित होती है। इस संपूर्ण संचरण को ही मैग्मा का संवहन तरंग के रूप में प्रवाह कहते हैं, जहां इस प्रवाह के रूप में ऊर्जा विमुक्तिकरण से अंतर्जात भू संचलन की उत्पत्ति होती है। यद्यपि अंतर्जात भू संचलन की उत्पत्ति हेतु कोई एक कारक उत्तरदायी नहीं हो सकता, लेकिन उपरोक्त समस्त कारकों में वर्तमान में सर्वाधिक मान्य कारक मैग्मा का संवहन तरंगों के रूप में प्रवाह है। दूसरा है प्रकार। अब इसके प्रकार या वर्गीकरण को देखते हैं। प्रकार या वर्गीकरण गति के आधार पर दो प्रकार से हैं, एक मंदी गति और दूसरा तीव्र या आकस्मिक। तो मंद गति में पटल विरूपण होता है, मतलब डायस्ट्रोपिक, जिससे विवर्तनिकी हलचल होता है। और ये विवर्तनिकी हलचल को चार भागों में बांटा गया, एक महादेशजनक, दूसरा पर्वत निर्माणकारी, तीसरा समस्थितिकी समायोजन और चौथा है सुस्थैतिक समायोजन। दोबारा से बोलता हूँ, मंद गति से पटल विरूपण होता है, पटल विरूपण से विवर्तनिकी हलचल होता है। विवर्तनिकी हलचल को चार भागों में बांटा जाता है, पहला है महादेशजनक, दूसरा है पर्वत निर्माणकारी, तीसरा है समस्थितिकी समायोजन और चौथा है सुस्थैतिक समायोजन। उसी प्रकार गति के आधार पे जो दूसरा भाग है वो है तीव्र या आकस्मिक, जिससे ज्वालामुखीता होती है, भूकंप होते हैं और भूकंप से भूस्खलन होता है। अब आगे पढ़ते हैं। अंतर्जात भू संचलन को गति के आधार पर मंद एवं तीव्र गति भू संचलन के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, जहां तीव्र गति भू संचलन को आकस्मिक भू संचलन भी कहते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप ज्वालामुखीता जैसी भूभौतिकी घटनाएं घटित होती हैं। मंदगति भू संचलन को पटल विरूपण भू संचलन भी कहते हैं, जहां पटल विरूपण भू संचलन को बल की दिशा के आधार पर महादेशजनक एवं पर्वत निर्माणकारी भू संचलनों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। महादेशजनक भू संचलन में ऊर्ध्वाधर बल की भूमिका होती है। महादेशजनक भू संचलन का तात्पर्य ऐसे अंतर्जात ऊर्ध्वाधर मंद गति भू संचलन से है, जिसके परिणाम स्वरूप महाद्वीपों अथवा महाद्वीपीय भागों का निर्माण होता है। वास्तव में ऊर्ध्वाधर बल के परिणाम स्वरूप ऊपरी मुखी एवं अधोमुखी भू संचलन के कारण विभिन्न प्रकार की दृश्य भूमियों का निर्माण होता है, जो कि निम्नलिखित प्रकार से हैं। एक तरफ है उत्थान यानी ऊपरी मुखी यानी ऊपर की ओर, और दूसरे तरफ है अवतलन यानी अधोमुखी यानी नीचे की ओर। तो सबसे पहले हम उत्थान यानी ऊपरी मुखी ऊपर की ओर देखते हैं। इसमें पहला पॉइंट है नॉर्वे एवं स्वीडन का तटीय क्षेत्र। दूसरा पॉइंट है महासागरों प्रशांत एवं हिंद में परवाल भित्तियाँ एवं परवाल द्वीप। और तीसरा पॉइंट है भारत में काठियावाड़, नेल्लोर और तिरुनेलवेली के तटों के साथ कई स्थानों पर
उभरे हुए समुद्र तट। और चौथा पॉइंट है, गोदावरी नदी के मुहाने के पास कोरिंगा, कावेरी डेल्टा में कावेरीपट्टनम, तिरुनेलवेली के तट पर कोरकई इत्यादि ऊपरी मुखी भूसंचलन के उदाहरण हैं। लगभग 1000 से 2000 वर्ष पहले ये समुद्री बंदरगाह थे। वर्तमान में ये कुछ मील विस्तार वाले स्थलीय भाग हैं। और दूसरा जो अवतलन था यानी अधोमुखी था यानी नीचे की ओर था, उसमें पहला पॉइंट है, समुद्र तल के नीचे कोयले के भंडार का पाया जाना अधोमुखी भूसंचलन को प्रमाणित करता है। जैसे भारत में पुद्दुचेरी के निकट पीट लिग्नाइट कोयले के भंडार का मिलना। कोल ABLP, ए से एंथ्रासाइट, ए से एंथ्रासाइट, बी से बिटुमिनस, एल से लिग्नाइट और पी से पीट। तो कोल को 4 भागों में बांटा गया, ABLP, ए से एंथ्रासाइट, बी से बिटुमिनस, एल से लिग्नाइट और पी से पीट। दूसरा पॉइंट है, भारत में मुंबई तट से कुछ दूरी पर अरब सागर में जलमग्न वनों के प्रमाण मिले हैं, जहां वृक्षों की ऊंचाई 6 फीट तक है। तीसरा पॉइंट है, डूबे हुए प्रवाल द्वीप भी अधोमुखी अथवा निमज्जन के उदाहरण हैं। चौथा पॉइंट है, 1819 में भूकंप के परिणाम स्वरूप कच्छ का रण का एक हिस्सा जलमग्न हो गया। तो पांचवा पॉइंट है, अंडमान और निकोबार क्षेत्र में अराकान तट के जलमग्न होने से ये म्यांमार के दक्षिण में इनसे अलग हो गए। साथ ही साथ अंडमान और निकोबार तट की भूमि जलमग्न होने से ये क्षेत्र अराकान तट से अलग हो गए। और छठा पॉइंट है, मन्नार की खाड़ी और पाक जल संधि का एक बड़ा हिस्सा बहुत उथला है, लेकिन हाल ही के दिनों में भूसंचलन के परिणाम स्वरूप यह जलमग्न हो गया। सातवां पॉइंट है, चेन्नई के पास महाबलीपुरम के पूर्व शहर का हिस्सा भूसंचलन के परिणाम स्वरूप डूब गया है। अब देखते हैं अंतर्जात जो भूसंचलन था यानी पटल विरूपण जो था, उसमें 2 प्रकार हम देखते हैं। पहले महादेशजनक जो कि ऊर्ध्वाधर है, और पर्वत निर्माणकारी जो कि क्षैतिज बल है। तो पर्वत निर्माणकारी यानी क्षैतिज बल को फिर से 2 भागों में बांटते हैं। एक संपीडनात्मक भूसंचलन, एक है संपीडनात्मक भूसंचलन, और दूसरा है तनावमूलक भूसंचलन। संपीडनात्मक भूसंचलन में 2 कॉन्टिनेंट एक पास आते हैं, जबकि तनावमूलक भूसंचलन में 2 कॉन्टिनेंट एक दूसरे से दूर जाते हैं। चलिए हिंदी में इसे पढ़ते हैं फिर से। अंतर्जात मंद गति भूसंचलन में पटल विरूपण भूसंचलन के पर्वत निर्माणकारी भूसंचलन में लगने वाले बल की दिशा क्षैतिज होती है, अर्थात क्षैतिज भूसंचलन की भूमिका प्रमुख होती है। जहां पर्वत निर्माणकारी भूसंचलन को लगने वाले क्षैतिज भूसंचलन की दिशा के आधार पर संपीडनात्मक एवं तनावमूलक भूसंचलन के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। संपीडनात्मक भूसंचलन में 2 चट्टानी खंडों के मध्य लगने वाली संपीडनात्मक अथवा दबाव मूलक भूसंचलन के परिणाम स्वरूप वलन एवं सवलन का निर्माण होता है, जहां किसी वलन में ऊपर उठे हुए भाग को एंटीक्लाइन तथा नीचे धंसे हुए भाग को सिंक्लाइन कहते हैं। जब एक बृहद एंटीक्लाइन में कई छोटे छोटे एंटीक्लाइन एवं सिंक्लाइन होते हैं तो इसे एंटीक्लिमोरियम कहते हैं। इसी प्रकार जब एक बृहद सिंक्लाइन में कई छोटे छोटे सिंक्लाइन एवं एंटीक्लाइन होते हैं तो इसे सिंक्लिनोरियम कहते हैं।
क्षैतिज भूसंचलन के तनाव मूलक भूसंचलन में चट्टानी खंडों के मध्य एक दूसरे के विपरीत दिशा में संचलन के परिणाम स्वरूप चट्टानी खंडों के मध्य क्रमशः चटकन, दरार एवं भ्रंश घाटियों का निर्माण होता है। जैसे अफ्रीका की महान भ्रंश घाटी को इसके उदाहरण के रूप में देखा जा सकता है। वहीं इस प्रक्रिया को भ्रंशन कहते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप भ्रंश घाटी, ग्रावेन, रिफ्ट यानी घाटी और भ्रंशोत पर्वत इत्यादि स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। अब हम देखते हैं भूसंचलन को दो भागों में बांटा गया, अंतर्जात भूसंचलन और बहिर्जात भूसंचलन। बहिर्जात भूसंचलन को हम फिर से 4 भागों में बांट के देखेंगे। एक परिचय, दूसरा उत्पत्ति के कारण, तीसरा प्रकार और चौथा प्रभाव। उत्पत्ति के कारण को 3 भागों में बांटेंगे, एक भौतिक, दूसरा रासायनिक, तीसरा जैविक। तो भौतिक में हम देखेंगे तापमान को, पवनों के द्वारा, जल गति क्रिया द्वारा और तरंग प्रवाह द्वारा। जबकि रासायनिक में हम देखेंगे ऑक्सीकरण, कार्बोनीकरण, विलयन, जल योजन। और जैविक में हम देखेंगे वनस्पतियाँ, विभिन्न प्रकार के जीव जंतु और मानवीय हस्तक्षेप। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं ऑक्सीकरण। वायु में विभिन्न प्रकार की गैसें पाई जाती हैं। वहीं चट्टानों में उपस्थित खनिज जब ऑक्सीजन के साथ अवक्रिया करते हैं तो इसे ऑक्सीकरण कहते हैं। जैसे लोहे का ऑक्सीजन के साथ अवक्रिया होने पर आयरन ऑक्साइड का निर्माण होता है, जिसके कारण लोहे पर जंग लगने से लोहे का क्षरण प्रारंभ हो जाता है। कार्बोनीकरण। शुद्ध जल खनिजों का बेहतर घोलक नहीं होता है, लेकिन जब इसमें CO2 मिल जाती है तो इससे कार्बनिक अम्ल का निर्माण होता है। जहाँ चूना पत्थर जैसी चट्टानें तीव्रता से घुलने लगती हैं। कई बार चूना पत्थर सीमेंटिंग मटेरियल के संयोजीकरण की तरह कार्य करता है। यदि इस चट्टानी क्षेत्र में कार्बोनीकरण की प्रक्रिया हो तो चूना पत्थर शीघ्र ही जल में घुलने लगता है। अतः स्पष्ट है कि कार्बोनीकरण बहिर्जात भूसंचलन हेतु रासायनिक कारण है। विलयन या विलयन क्रिया। विलयन की प्रक्रिया में जब जल में घुलनशील खनिज लवण जल में घुल जाते हैं तो चट्टानों के कमजोर होने पर उनका विखंडन प्रारंभ हो जाता है। जैसे यदि चट्टानों में उपस्थित जिप्सम, नमक इत्यादि जल में घुलने लगते हैं तो यह प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। और चौथा है जल योजन। इस प्रक्रिया में चट्टानों में उपस्थित खनिज लवणों के द्वारा नमी का अवशोषण होता है, जिसके कारण अवशोषित करने वाले चट्टानों के आयतन में वृद्धि होती है। साथ ही साथ इनके संगठन कमजोर होकर टूटने लगते हैं। अब हम देखते हैं जैविक कारण। जैविक कारण में है पॉइंट पहला वनस्पतियाँ, दूसरा पॉइंट है विभिन्न प्रकार के जीव जंतु और तीसरा है मानवीय हस्तक्षेप। अब हम देखते हैं प्रकार या वर्गीकरण। तो प्रकार या वर्गीकरण अनच्छादन प्रक्रिया के आधार पर इसे 5 भागों में बांटा गया। अपक्षय, अपर्दन, परिवहन, निक्षेपण और बृहत क्षरण। तो अपक्षय मतलब अपक्षय स्थैतिक होता है। इसमें चट्टान जो होता है इसका विघटन और वियोजन होता है और परिवहन इसमें अनुपस्थित होता है। और जबकि अपर्दन में जो होता है ये गतिशील होता है। अपर्दन इसमें चट्टान का अपक्षय और अपर्दन होता है और इसमें परिवहन की उपस्थिति होती है। चलिए इसे पढ़ते हैं। बहिर्जात भूसंचलन का संबंध पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न भूसंचलन से है, जहां इस भूसंचलन हेतु भौतिक, रासायनिक एवं
जैविक कारक उत्तरदायी हैं। बहिर्जात भूसंचलन को अनच्छादन प्रक्रिया के अंतर्गत रखा जाता है, जहां अनच्छादन में अपक्षय एवं अपर्दन को सम्मिलित किया जाता है। वास्तव में अपक्षय हेतु स्थैतिक एवं अपर्दन हेतु गतिशील बल प्रभावी होता है। चट्टानों में रासायनिक अथवा भौतिक कारकों के प्रभाव स्वरूप टूटने की प्रक्रिया को ही अपक्षय कहते हैं। दोबारा से तो पढ़ता हूँ। चट्टानों में रासायनिक अथवा भौतिक कारकों के प्रभाव स्वरूप टूटने की प्रक्रिया को ही अपक्षय कहते हैं। लेकिन इस प्रक्रिया में चट्टानों के टूटे हुए खंड अपनी जगह से स्थानांतरित नहीं होते, इनमें परिवर्तन नहीं होता। अतः स्पष्ट है कि यह एक स्थैतिक प्रक्रिया है, जबकि परिवहन की उपस्थिति में चट्टानों के टूट फूट होने को अपर्दन कहते हैं, अर्थात टूटे हुए चट्टानी खंड अपनी जगह से स्थानांतरित होते हैं। इस प्रकार यह एक गत्यात्मक क्रिया है। नोट में पहला है, चूंकि अनच्छादन में अपक्षय एवं अपर्दन दोनों प्रक्रियाएं सम्मिलित हैं, अतः स्पष्ट है कि इसमें स्थैतिक एवं गत्यात्मक दोनों को सम्मिलित किया जाता है। दूसरा पॉइंट है विघटन। जब चट्टानों में भौतिक क्रियाओं जैसे तापमान, वायु प्रवाह, जल प्रवाह, तरंग प्रवाह, हिमनद प्रवाह, तुषारपात इत्यादि के कारण इनके संघटक कमजोर पड़कर टूटते हैं तो उन्हें विघटन कहते हैं। तीसरा पॉइंट है वियोजन। जब रासायनिक कारकों जैसे ऑक्सीकरण, कार्बोनीकरण, जल योजन या हाइड्रेशन, विलयन क्रिया इत्यादि के परिणाम स्वरूप चट्टानों के संघटक कमजोर होकर टूटते हैं तो इन्हें वियोजन कहते हैं। नोट, अंतर्जात भूसंचलन जहां विषमता मूलक प्रभाव उत्पन्न करता है, वहीं बहिर्जात भूसंचलन समता मूलक प्रभाव उत्पन्न करता है। अब हम देखते हैं पर्वत निर्माणकारी। पर्वत निर्माणकारी को दो भागों में बांटा गया, एक संपीड़नात्मक, एक तनावमूलक। संपीड़नात्मक को दो प्रकार में बांटा गया, एक वलन और दूसरा संवलन। पढ़ते हैं हिंदी में। क्षैतिज अथवा स्पर्श रेखीय बलों के प्रभाव स्वरूप चट्टानों में दबाव की स्थिति उत्पन्न होती है, जिससे वलन की क्रिया के द्वारा चट्टानों में वलन का निर्माण होता है। जहां किसी वलन में ऊपर उठे हुए अथवा शिखर को अपनति एवं गर्तों अथवा द्रोणियों को अभिनति कहते हैं। किसी चट्टानी खंड में लगने वाले दबाव मूलक बल एवं चट्टानों की बनावट इत्यादि विशेषताओं में निर्मित वलन कई प्रकार के हो सकते हैं, जिनका विवरण निम्नलिखित प्रकार से है। पहला है सममित वलन, सिमेट्रिकल फोल्ड। इसमें पहला पॉइंट है, जब वलन की दोनों भुजाएं एक समान झुकाव वाली हों तो इसे सरल मोड़ अथवा सममित वलन कहते हैं। और दूसरा पॉइंट इसी में है, सममित वलन के निर्माण क्रम में दोनों दिशाओं से लगने वाले क्षैतिज बल या दबाव मूलक बल की तीव्रता एक समान होती है, यद्यपि लगने वाले बल की शक्ति अपेक्षाकृत कम होती है। इस मोड़ का आदर्श उदाहरण स्विट्जरलैंड का जुरा पर्वत है। दूसरा है असममित वलन यानी एसिमेट्रिकल फोल्ड। जब क्षैतिज बलों में दोनों दिशाओं से लगने वाले बलों में पर्याप्त भिन्नता होती है तो वलन की दोनों भुजाओं का झुकाव असमान होता है। जहां अपेक्षाकृत कम झुकाव वाली भुजा लंबी एवं अधिक झुकाव वाली भुजा अपेक्षाकृत छोटी होती है। इसका आदर्श उदाहरण
पेनाइन पर्वत जो कि इंग्लैंड में है। तीसरा है एक नती वलन यानी मोनोक्लिनिकल नहीं एक नती वलन यानी मोनोक्लाइनल फोल्ड। इसमें पहला पॉइंट है इस प्रकार के वलन की एक भुजा एकदम खड़ी जबकि दूसरी भुजा झुकाव वाली होती है। इसमें दूसरा पॉइंट है इस प्रकार के वलन में एक तरफ से लगने वाला बल दूसरे तरफ से लगने वाले बल की अपेक्षा बहुत अधिक होता है। इस वलन का आदर्श उदाहरण ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, और जो कि ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो है ये ऑस्ट्रेलिया में है। चौथा है अब अधिवलन। चौथा क्या है? अधिवलन यानी ओवर फोल्ड। इसमें पहला पॉइंट है इसमें वलन की एक भुजा एकदम से सीधी अथवा खड़ी न रहकर कुछ आगे की ओर निकली रहती है तथा तीव्र ढाल बनाती है। वहीं दूसरी भुजा जो तुलनात्मक रूप से अधिक लंबाई वाली होती है उसमें झुकाव भी कम होता है तथा ढाल की तीव्रता भी अपेक्षाकृत कम होती है। और इसमें दूसरा पॉइंट है इसका आदर्श उदाहरण पीर पंजाल है। पीर पंजाल जो कि भारत में है। पांचवा देखते हैं समनत वलन यानी आइसोक्लाइनल फोल्ड। समनत वलन। इसमें पहला पॉइंट है इस प्रकार के वलन में दोनों भुजाओं का झुकाव एक ही ओर होता है। बोलता हूँ इस प्रकार के वलन में दोनों भुजाओं का झुकाव एक ही ओर होता है एवं ये भुजाएं एक दूसरे के समानांतर होती हैं। स्पष्ट है कि इसके निर्माण में लगने वाला संपीड़नात्मक बल अत्यधिक तीव्र है। दूसरा पॉइंट है इसका आदर्श उदाहरण काला चिंता पर्वत है। और ये जो काला चिंता पर्वत है ना ये पाकिस्तान में है। छठा देखते हैं। छठा है परिवलन यानी रिकम्बिनेंट फोल्ड। दोबारा से बोलता हूँ रिकम्बेंट फोल्ड परिवलन। इसमें पहला पॉइंट है इस प्रकार के वलन में संपीड़नात्मक बल की तीव्रता इतनी अधिक होती है कि दोनों भुजाएं एक दूसरे के ऊपर क्षैतिज अवस्था में एक दूसरे के समानांतर हो जाती हैं। कई बार दबाव शक्ति की तीव्रता इतनी अधिक हो जाती है कि पूरा का पूरा मोड़ सतह के लगभग समानांतर हो जाता है। इसलिए इस मोड़ को दोहरा मोड़ भी कहते हैं। और इसमें दूसरा पॉइंट है कैरिक कैसल पर्वत इसका आदर्श उदाहरण है। और कैरिक कैसल पर्वत जो है ये यूएसए में है। सातवां है प्रतिवलन या अधिक्षिप्त यानी ओवर थ्रस्ट या ओवर टर्न फोल्ड। इसमें पहला पॉइंट है जब संपीड़नात्मक बल का प्रभाव अत्यंत प्रभावशाली होता है तो किसी एक चट्टान का उसके वलन अक्ष से टूटने की स्थिति में टूटा हुआ खंड किसी दूसरे वलन पर अध्यारोपित अथवा अधिक्षिप्त अथवा स्थापित हो जाता है। दूसरा पॉइंट है जब वलन की एक भुजा टूटकर कई किलोमीटर दूर किसी दूसरी भुजा पर अधिक्षिप्त हो जाती है तो अधिक्षिप्त हुई भुजा को ग्रीवा खंड यानी नैप्पी कहते हैं यानी ग्रीवा खंड कहते हैं। तीसरा पॉइंट है ना भारत में गढ़वाल हिमालय एवं पीर पंजाल पर्वतीय क्षेत्र में इस प्रकार के उदाहरण देखने को मिलते हैं। भ्रंशन इसी में है। भ्रंशन इसी में नहीं है। अब अलग से हम देखते हैं भ्रंशन यानी फॉल्टिंग। इसे हम तीन भागों में देखेंगे।
सबसे पहले इसका अर्थ देखेंगे, फिर प्रकार देखेंगे और फिर निर्मित स्थलाकृतियाँ देखेंगे। तो अर्थ में है भूपर्पटी या क्रस्ट या भूपटल में जब एक तल के सहारे चट्टानों का स्थानांतरण विपरीत दिशाओं में होता है तो निर्मित संरचना को भ्रंश कहते हैं। वास्तव में जब चट्टानों के मध्य क्षैतिज संचलन यानी तनाव एवं संपीड़न दोनों होता है, वास्तव में जब चट्टानों के मध्य क्षैतिज संचलन होता है तो भ्रंश का निर्माण होता है, लेकिन इसमें तनाव मूलक बल का प्रभाव अधिक होता है। अब चलिए प्रकार देखते हैं इसका। तो प्रकार इसे दो प्रकार में बांटते हैं, पहला सामान्य भ्रंश और दूसरा व्युत्क्रम भ्रंश। तो इसमें पहला पॉइंट है, भ्रंश को निर्माण की प्रक्रिया के आधार पर निम्नलिखित प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है, जिसमें पहला है सामान्य भ्रंश। सामान्य भ्रंश में क्या है, इसका निर्माण तनाव मूलक बल के कारण होता है, जहां तनाव मूलक बल के परिणाम स्वरूप चट्टानों में चटकन, दरार के निर्माण की स्थिति में चट्टानी खंड के एक दूसरे के विपरीत स्थानांतरण से सामान्य भ्रंश का निर्माण होता है। दूसरा है व्युत्क्रम भ्रंश। इसके निर्माण में सामान्यता संपीड़नात्मक क्षैतिज बल की भूमिका होती है, जहां चट्टानों में चटकन एवं दरार के उपरांत दोनों चट्टानी खंड आमने सामने स्थानांतरित होते हैं। कई बार संपीड़नात्मक बल का प्रभाव अधिक होने की दशा में निर्मित व्युत्क्रम भ्रंश का एक चट्टानी खंड दूसरे चट्टानी खंड पर अध्यारोपित हो जाता है, तो इस घटना को व्युत्क्रम या क्षेपित कहते हैं। साथ ही इस प्रकार से निर्मित भ्रंश को क्षेपित भ्रंश कहते हैं। और तीसरा है ट्रांसवर्स फॉल्ट। जब दो चट्टानी खंड एक दूसरे के समानांतर विपरीत दिशाओं में स्थानांतरित होते हैं तो निर्मित भ्रंश को आड़ी या तिरछी या ट्रांसवर्स भ्रंश कहते हैं। और चौथा है सीढ़ीदार अथवा सोपानी भ्रंश यानी स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट या नति लंबी सरपण भ्रंश। जब समस्त भ्रंश तल के ढाल एक ही दिशा में एवं सीढ़ी नुमा आकृति के होते हैं तो निर्मित भ्रंश को सोपानी भ्रंश कहते हैं, जिनका विवरण निम्नलिखित प्रकार से है। इसमें अब पहला है भ्रंश घाटी यानी रिफ्ट वैली, जिसमें पॉइंट है जब दो समानांतर भ्रंशों के मध्य का भाग नीचे की ओर जाता है तो निर्मित संरचना को भ्रंश घाटी कहते हैं। जर्मनी में इसे ग्रावेन के नाम से जाना जाता है। सामान्य भ्रंश घाटी को द्रोणी भी कहते हैं। दूसरा पॉइंट है अफ्रीका महाद्वीप के पूर्वी भाग में अवस्थिति महान भ्रंश घाटी इसी का उदाहरण है, जिसका विस्तार अफ्रीका महाद्वीप के साथ साथ उत्तर में सीरिया एवं जॉर्डन की घाटी, अफ्रीका के उत्तर पूर्व में अकाबा की खाड़ी इसी का विस्तार है। पॉइंट है इसी प्रकार लाल सागर भी अफ्रीका की महान भ्रंश घाटी का विस्तार है। अफ्रीका महाद्वीप में टंगानिका, रुडोल्फ, विक्टोरिया, न्यासा इत्यादि झीलें इसी भ्रंश घाटी में अवस्थिति हैं अथवा इसी भ्रंश घाटी में जल जमाव से निर्मित झीलें हैं। पॉइंट है अफ्रीका की महान भ्रंश घाटी दक्षिण में जाम्बेजी
नदी से प्रारंभ होती है अथवा दक्षिण में जाम्बेजी नदी तक विस्तृत है। पॉइंट है, अफ्रीका की महान भ्रंश घाटी का कुल विस्तार लगभग 5000 किलोमीटर की दूरी तक है। पॉइंट है, भारत में नर्मदा, तापी, योम, ऊपरी दामोदर नदी घाटियाँ भ्रंश घाटी के उदाहरण हैं। पॉइंट है, यूरोप में जर्मनी में वासजेस पर्वत, योम, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत के मध्य राइन भ्रंश घाटी अवस्थित है, जिससे होकर राइन नदी प्रवाहित होती है। पॉइंट है, स्कॉटलैंड में मिडलैंड नामक प्रसिद्ध भ्रंश घाटी की अवस्थिति है। पॉइंट है, रूस में बैकाल झील भी भ्रंश घाटी का उदाहरण है। और इसी में फिर दूसरा आ गया रैंप घाटी, रैंप वैली। इसमें पॉइंट है, जब किसी क्षेत्र में मध्य का भाग स्थिर जबकि किनारों के भाग ऊपर उठ जाएं तो निर्मित घाटी को रैंप घाटी कहते हैं। फिर पॉइंट है, समस्त रैंप घाटियाँ तो रिफ्ट घाटियाँ होती हैं, लेकिन समस्त रिफ्ट घाटियाँ रैंप घाटियाँ नहीं होती हैं। फिर पॉइंट है, भारत में ब्रह्मपुत्र नदी घाटी रैंप, भारत में ब्रह्मपुत्र नदी घाटी रैंप घाटी का उदाहरण है। निर्माण भूकंपीय हलचल के प्रभावाधीन। और तीसरा है भ्रंशोत पर्वत, इसका उदाहरण है ब्लैक फॉरेस्ट जो कि जर्मनी में है और सतपुड़ा पर्वत जो कि इंडिया में है। इसमें क्या होता है, इसमें भ्रंशोत पर्वत में बीच का भाग उभरा हुआ होता है, बाकी के दोनों किनारे किनारे के भाग समान होते हैं। चौथा है हास्ट पर्वत, जिसमें ऊपर का भाग जो है, बीच का भाग वो ऊपर उठ जाता है और जो किनारे के भाग है वो स्थिर होता है। इसका उदाहरण है वासजेस पर्वत। तो चलिए अब पढ़ते हैं जो कॉपी में लिखवाया गया है क्लास 11 में। तो क्लास 11 में हमने देख ही लिया था, क्लास 10 में ही लास्ट पॉइंट 8 से लिखवाया गया है। 8वां पॉइंट था कि आर्थर होम्स ने मैग्मा का संगठन तरंग सिद्धांत दिया, जिसके अकॉर्डिंग कि गहराई में सतह से, पृथ्वी की सतह से जब हम गहराई में जाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ता है, जिससे एवरेज रेट से यानी प्रति 32 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में वृद्धि होती है, जिसके प्रभाव से चट्टानें गर्म गलित अवस्था में होती हैं, जिससे दुर्बल मंडल का निर्माण हो जाता है। वहीं बात करें कि मैग्मा का संवहन तरंग के रूप में प्रवाह दुर्बल मंडल में होता है। दुर्बल मंडल जो है, जिसे हॉट स्पॉट बोलते हैं, वो गर्म तप्त मैग्मा होता है उसमें। तो मैग्मा का संवहन तरंग के रूप में प्रवाह होता है, इसके प्रभावाधीन अंतर्जात भूसंचलन होता है। अंतर्जात भूसंचलन हेतु बताए गए विभिन्न कारकों में मैग्मा का संवहन तरंग सिद्धांत सर्वाधिक मान्य सिद्धांत है, लेकिन आलोचकों के अनुसार मैग्मा का संवहन धारा के रूप में प्रवाह संदेहास्पद है। अब हम देखते हैं अंतर्जात भूसंचलन। अंतर्जात भूसंचलन का वर्गीकरण अगर हम गति के आधार पर करें तो ये 2 प्रकार से हैं, एक मंद गति, एक आकस्मिक या तीव्र गति। तो मंद गति में पटल विरूपण भूसंचलन यानी डायस्ट्रोपिक मूवमेंट, ऐसी इसे क्या कहते हैं, किसे कहते हैं पटल विरूपण भूसंचलन? ऐसा मंद गति का भूसंचलन जिसमें पृथ्वी के पटल में परिवर्तन हो उसे पटल विरूपण भूसंचलन कहते हैं। फिर पटल विरूपण भूसंचलन को गति की दिशा के आधार पर 2 भागों में बांटते हैं। कौन कौन सा? ऊर्ध्वाधर और एक क्षैतिज। ऊर्ध्वाधर को महादेशजनक भूसंचलन यानी इपायरोजेनिक अर्थ मूवमेंट कहते हैं और क्षैतिज से पर्वत निर्माणकारी भूसंचलन का निर्माण होता है
या पर्वत निर्माणकारी भूसंचलन कहते हैं। तो जो महादेशजनक भूसंचलन है जिसे एपायरोजेनिक अर्थ मूवमेंट कहते हैं, तो यहाँ पे एपायरो जो है ये एपायरस शब्द से मिलके बना है, जहाँ पे एपायरस का मतलब होता है कॉन्टिनेंट, और जो एपायरोजेनिक में जो जेनिक शब्द है वो जेनेसस से मिलके बना है और जिसका मतलब होता है ऑरिजिन, यानी कॉन्टिनेंट का ऑरिजिन ही एपायरोजेनिक है। ठीक है। और जो आकस्मिक या तीव्र गति था, हमने वर्गीकरण अंतर्जात भूसंचलन को वर्गीकरण के आधार पर मंद गति, आकस्मिक गति में बांटा। तो आकस्मिक या तीव्र गति जो था इसमें हम परिणाम देखेंगे, इसका ज्वालामुखीता देखेंगे, मतलब इसका परिणाम जो है वो ज्वालामुखीता है और भूकंप है। अब पढ़ते हैं। ऐसा अंतर्जात मंद गति का भूसंचलन, ऐसा अंतर्जात मंद गति भूसंचलन जिससे महाद्वीपों एवं महाद्वीपीय भागों की उत्पत्ति होती है, महादेशजनक भूसंचलन कहलाता है। इसका साक्ष्य कोलोराडो पठार, दक्कन का पठार एवं अफ्रीकी सील्ड के रूप में देखा जा सकता है। विदित है कि ऊपर उठे या नीचे धंसे हुए चट्टानों में इनकी परतों में मोड़ नहीं पाया जाता। दोबारा से ये पूरा पढ़ता हूँ। ऐसा अंतर्जात मंद गति भूसंचलन जिससे महाद्वीपों या महाद्वीपीय भागों की उत्पत्ति होती है, महादेशजनक भूसंचलन कहलाता है। इसका साक्ष्य कोलोराडो पठार, दक्कन का पठार एवं अफ्रीकी सील्ड के रूप में देखा जा सकता है। विदित है कि ऊपर उठे या नीचे धंसे हुए चट्टानों में या इनकी परतों में मोड़ नहीं पाया जाता और इस प्रकार निर्मित पठार को पठार निर्माणकारी भूसंचलन का परिणाम कहते हैं। महादेशजनक भूसंचलन बल की दिशा के आधार पर इसे दो भागों में बांटते हैं, ऊपरमुखी भूसंचलन और अधोमुखी भूसंचलन। ऊपरमुखी भूसंचलन यानी अपवर्ड और अधोमुखी भूसंचलन यानी डाउनवर्ड। तो इसमें जो ऊपरी मुखी है, इसमें पहला है स्वीडन का दक्षिण पूर्वी भाग, दूसरा है महासागरों यानी प्रशांत और हिंद महासागर में प्रवाल भित्तियाँ और प्रवाल द्वीप, तीसरा है भारत में काठियावाड़, नेल्लोर और तिरुनवेली तटों के साथ कई स्थानों पर उभरे हुए समुद्री तट, और चौथा है गोदावरी के मुहाने के पास कोरिंगा कावेरी डेल्टा में कावेरीपट्टनम और तिरुनवेली के तट पर कोरकई लगभग 1000 से 2000 वर्ष पहले समृद्ध बंदरगाह थे और अब कुछ मील विस्तार वाले स्थलीय भाग हैं। और दूसरा जो अधोमुखी है, इसमें हम पहला देखेंगे समुद्र तल के नीचे कोयले के भंडार, जैसे भारत में पुद्दुचेरी के निकट पीट एवं लिग्नाइट कोयले के भंडार। दूसरा है मुंबई तट के निकट जलमग्न वन के प्रमाण मिले हैं, जो कि अधोमुखी संचलन के उदाहरण हैं। और तीसरा है 1819 में कच्छ के रण का एक बड़ा हिस्सा जलमग्न हो गया, जो कि अधोमुखी भूसंचलन का उदाहरण है। और चौथा है भारत में अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के उत्तरी भाग में अधोमुखी संचलन के परिणाम स्वरूप यह क्षेत्र जलमग्न होने से अराकान तट से अलग हो गया। ठीक है। जैसे कोई तल है, यहीं पे ऊपरी मुखी अधोमुखी समाप्त हो जाता है। जैसे कोई तल है, अगर वो ऊपर उठ गया तो उसे, मतलब कोई कॉन्टिनेंट, कोई महाद्वीप है, उसका तल जब ऊपर उठ जाता है तो उसे उत्थान कहते हैं, और जब वो नीचे धंस जाता है तो उसे अवतलन कहते हैं। वहीं किसी महासागर का तल है, अगर वो ऊपर उठ जाता है तो उसे निर्गमन कहते हैं, और जब वो नीचे धंस जाता है तो उसे निमज्जन कहते हैं। अब हम देखते हैं नोट में हम देखेंगे विवर्तनिकी हलचल। विवर्तनिकी हलचल को 4 भागों में बांटा गया। एक
महादेशजनक, दूसरा पर्वत निर्माणकारी, तीसरा समस्थैतिक भूसंचलन और चौथा सुस्थैतिक भूसंचलन। महादेशजनक भूसंचलन में क्या है, इसमें मान लीजिए एक कोई तल है, उसमें मैदान भी हैं, पठार भी हैं, पर्वत भी हैं, तो ये जो तीनों हैं इनकी ऊंचाइयां, विस्तार और घनत्व अलग अलग हैं। इसके बावजूद मतलब अलग अलग, इसके बावजूद इसके ये सभी संतुलित अवस्था में रहते हैं। मतलब इनकी ऊंचाइयां, विस्तार, घनत्व अलग अलग हैं, उसके बावजूद भी ये सभी संतुलित अवस्था में रहते हैं। इसका कारण एक प्राकृतिक नियम है जिसे समस्थितिकी संतुलन कहते हैं। और जैसे पठार है, पर्वत है, मैदान है, किसी ओशियन यानी महासागरीय तल पर पर्वत भी हैं, पठार भी हैं, मैदान भी हैं, ये भी संतुलन की अवस्था में रहते हैं। तो अगर ये संतुलन की अवस्था में रहते हैं तो इसे सुस्थैतिक संतुलन कहते हैं। तो समझ में आया। अगर किसी महाद्वीप पर यानी क्रस्ट पर, किसी महाद्वीप पर पर्वत, पठार, मैदान समस्थैतिक यानी संतुलित अवस्था में है तो उसे समस्थितिकी संतुलन कहते हैं। और वहीं किसी ओशियन यानी महासागरीय तल पर पर्वत, पठार, मैदान संतुलन की अवस्था में है तो उसे सुस्थैतिक संतुलन कहते हैं। अब हम देखते हैं पर्वत निर्माणकारी भूसंचलन। तो बल की दिशा क्षैतिज या स्पर्श रेखीय, यानी इसकी पर्वत निर्माणकारी भूसंचलन की जो बल की दिशा होती है वो क्षैतिज या स्पर्श रेखीय या टेंजेंटल मतलब टॉन्जेंशियल यानी टेंजेंशियल भी बोल सकते हैं होती है। तो पर्वत निर्माणकारी भूसंचलन को इस आधार पर दो भागों में बांटा जाता है, एक संपीड़नात्मक भूसंचलन, एक तनावमूलक भूसंचरण। संपीड़नात्मक में क्या होता है कि दो चट्टानें एक दूसरे के पास आती हैं, तो इससे क्या होता है, जो उसके बीच में संपीड़न बल या दबाव मूलक बल लगता है, जिसके परिणाम से वलन या मोड़ और संवलन का निर्माण होता है। तो वलन या मोड़ यानी फोल्ड और संवलन मतलब रैप। तो वलन या मोड़ से यानी वलित पर्वत का निर्माण होता है। ठीक, मान लीजिए कोई जैसे है कोई पर्वत है जो कि वलित पर्वत है, तो उसका जो ऊपरी का भाग होता है उसे कटक या श्रृंग या अपनति या एंटीक्लाइन कहते हैं, और जो नीचे का भाग होता है उसे गर्त या सिंक्लाइन या घाटी कहते हैं। तो अगर मान लीजिए इस पे दोनों तरफ से फोर्स लगता है यानी बल लगता है तो फिर ये ऊपर उठ जाते हैं। कोई भी तल है उस पर दोनों तरफ से बल लगता है तो ऊपर उठ जाते हैं, तो वलित पर्वत बनते हैं। वलित पर्वत के ऊपरी भाग को श्रृंग, कटक या अपनति या एंटीक्लाइन कहते हैं और निचले भाग को गर्त या सिंक्लाइन या घाटी कहते हैं। इसका उदाहरण की बात करें तो जैसे यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट के बीच में पहले तैथिस सागर था, तो इंडियन प्लेट पे ऊपर की तरफ बल लगा और यूरेशियन प्लेट पे नीचे की तरफ बल लगा, तो इससे बीच में जो तैथिस सागर था वहाँ पे ढेर सारे पर्वत बने। जैसे इसका उदाहरण हिमालय पर्वत भी हो सकता है। तो जैसे यूरेशियन और भारतीय प्लेट हैं तो प्लेट के मध्य संपीड़नात्मक बल लगा जिससे तैथिस सागर के अवसादों का उत्थान और वलन हुआ, जिससे नवीन वलित पर्वत का निर्माण हुआ, जिसका सर्वोत्तम उदाहरण हिमालय है। ठीक है, अब देखते हैं स्मॉल सिंक्लाइन। स्मॉल सिंक्लाइन मतलब जब एक बड़े देखिए जब एक बड़े एंटीक्लाइन में कई छोटे छोटे एंटीक्लाइन और सिंक्लाइन होते हैं तो उसे एंटीक्लिनोरियम यानी समपनति कहते हैं। तो उसे समपनति कहते हैं। जब एक बड़े एंटीक्लाइन में कई छोटे छोटे एंटीक्लाइन और सिंक्लाइन होते हैं तो उसे एंटीक्लाइनोरियम या समपनति कहते हैं। और वहीं दूसरा है कि जब एक बड़े सिंक्लाइन में कई छोटे छोटे सिंक्लाइन और एंटीक्लाइन होते हैं तो उसे सिंक्लिनोरियम या समभिनति कहते हैं। मतलब ये समझ में आया। जैसे मान लीजिए कोई वलित पर्वत है तो जब वो ऊपर उठता है तो उसे श्रृंग कहते हैं, यानी बोलने तो एंटीक्लाइन भी बोलते हैं उसे। तो कुछ दूरी में होता है, मतलब श्रृंग ऊपर जो कुछ दूरी में होता है, मान लीजिए उसमें भी कुछ एंटीक्लाइन और सिंक्लाइन है तो उसे एंटीक्लाइनोरियम या समपनति बोलेंगे।
और वहीं जब वो अवलित पर्वत का निचला भाग जो होता है, जिसे गर्त बोलते हैं या इंग्लिश में सिंक लाइन बोलते हैं, तो उस जो सिंक लाइन है उसमें भी कई अगर सिंक लाइन है, मतलब वो और थोड़ा सा इसे नीचे जा रहा है फिर ऊपर जा रहा है, मतलब उसमें भी अगर कोई सिंक लाइन और एंटिक लाइन है तो उसे फिर सिंक लाइनोरियम या समभिनति बोलते हैं। ठीक, अब देखते हैं तनाव मूलक। तनाव मूलक में क्या होता है कि एक ही चट्टान के बीच में चटकन होता है, फिर दरार होता है, फिर भ्रंश हो जाता है। तो इसका जैसे उदाहरण हम देखते हैं तो अफ्रीका जो है, अफ्रीका की महान भ्रंश घाटी का निर्माण जो है वो तनाव मूलक भूस्खलन से ही हुआ है। ठीक है। लाल सागर जो था, महान भ्रंश घाटी का विस्तार हुआ तो लाल सागर वहाँ से हट गया, महान, और इसमें क्या है, मेडागास्कर चटकन दरार हुआ, भ्रंश हुआ इसमें, तो मोजाम्बिक चैनल का निर्माण हुआ। ठीक, अब हम देखते हैं बहिर्जात भू संचलन। इसमें हम इसका अर्थ देखेंगे, उत्पत्ति के कारण देखेंगे और फिर प्रक्रिया एवं प्रभाव देखेंगे। तो अर्थ अगर हम देखें बहिर्जात भू संचलन का, तो पृथ्वी की सतह पर विभिन्न कारकों के प्रभावाधीन उत्पन्न संचलन को बहिर्जात भू संचलन कहते हैं। फिर से, पृथ्वी की सतह पर विभिन्न कारकों के प्रभावाधीन उत्पन्न संचलन को बहिर्जात भू संचलन कहते हैं। उत्पत्ति के कारण में अगर हम देखें तो ये 3 प्रकार से हैं, भौतिक, रासायनिक, जैविक। भौतिक में है तापमान, पवन प्रवाह, जलगति प्रवाह और तरंग प्रवाह। वहीं रासायनिक में है ऑक्सीकरण, कार्बोनेटीकरण, विलयन क्रिया और संयोजन। और जबकि जैविक में है जीव जंतु, वनस्पति, मानवीय क्रियाकलाप। ठीक है, अब चलिए एक एक करके देखते हैं प्रक्रिया। अब इसके प्रक्रिया या प्रभाव को देखते हैं, प्रक्रिया एवं प्रभाव। प्रक्रिया जो होती है उसमें प्रक्रिया में पहला है अनाच्छादन यानी डेमोडेशन यानी अनाच्छादन 2 प्रकार से होता है, एक अपक्षय यानी वेदरिंग और दूसरा अपर्दन यानी इरोजन। अपक्षय क्या है, जब परिवहन की अनुपस्थिति में चट्टानों का विघटन एवं वियोजन होता है तो इसे अपक्षय कहते हैं। यह एक स्थैतिक क्रिया है। और अपर्दन क्या है, परिवहन की उपस्थिति में चट्टानों के विघटन एवं वियोजन को अपर्दन कहते हैं। यह एक गतिक प्रक्रिया है। ठीक है, यानी अपक्षय में क्या होता है, चट्टानें जो हैं, कोई चट्टान है वो टूट फूट हुआ, उसका अवसाद बना, लेकिन वो अवसाद वहीं पे है, कहीं गया नहीं। जबकि अपर्दन में क्या होता है, कोई चट्टान है, उसका विघटन और वियोजन हुआ तो वो अवसादों का स्थानांतरण हो जाता है, मतलब वो अवसाद वहीं नहीं रहते हैं, वहाँ से हट जाते हैं। ठीक, अब नोट हम देखते हैं। नोट में पहला पॉइंट है, जब चट्टानों में भौतिक क्रियाओं यथा तापमान, पवन प्रवाह, जल प्रवाह, तरंग प्रवाह, हिमनद प्रवाह, तुषारपात आदि के कारण चट्टानें कमजोर होकर टूटती हैं तो इन्हें विघटन कहते हैं। दूसरा पॉइंट है, जब चट्टानों में रासायनिक कारकों यथा ऑक्सीकरण, कार्बोनेटीकरण, जल योजन, विलयन क्रिया आदि के कारण टूट फूट होती है तो इसे वियोजन कहते हैं। समझ में आया? फिर से बोल देता हूँ ये दोनों पॉइंट, या रहने देता हूँ, आप फिर से दोबारा से रिवाइंड करके सुन लीजिएगा। तो इसी के साथ क्लास 11 यहीं पे समाप्त होता है। जियोग्राफी क्लास 12, इसमें हम देखते हैं पहले परिवहन यानी ट्रांसपोर्टेशन। तो अवसादों का स्थानांतरण परिवहन कहलाता है। निक्षेपण डिपोजिशन, तो अवसादों का जमाव निक्षेपण कहलाता है। बृहत क्षरण यानी मास वरस्टिंग यानी बृहत क्षरण, बृहत चट्टानी टुकड़े टूटकर गुरुत्व के प्रभावाधीन नीचे की ओर जब आते हैं तो उसे बृहत क्षरण कहा जाता है। अब हम देखते हैं प्रभाव। किसका प्रभाव देखते हैं? तो बहिर्जात भू संचलन का प्रभाव।
तो इसका प्रभाव, पहला प्रभाव है अंतर्जात भू संचलन विषमता मूलक प्रभाव उत्पन्न करते हैं। इसका उदाहरण है जब समतल जो है, समतल तल है जो समतल, अगर वो ऊपर उठ गया तो उसका उत्थान होगा जिससे विषमता उत्पन्न होती है। ठीक है। दूसरा पॉइंट है अंतर्जात भू संचलन के परिणाम स्वरूप उत्थान व अवतलन से संबंधित स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। साथ ही पर्वत निर्माणकारी भू संचलन के द्वारा वलन, समवलन व भ्रंशन की घटनाएं घटित होती हैं। तीसरा पॉइंट है बहिर्जात भू संचलन के द्वारा समता मूलक प्रभाव उत्पन्न होता है। जैसे एक उत्थित भूभाग के अनाच्छादन से इसका रूपांतरण समतल मैदान के रूप में हो जाता है। जैसे हिमालय है, इंडिया है, हिमालय है, तो हिमालय का निर्माण अंतर्जात मंद गति यानी पर्वत निर्माणकारी भू संचलन के द्वारा हुआ है। तो यहाँ हिमालय से सिंधु नदी निकलती है, न्यू फोल्डेड माउंटेन, इसका अनाच्छादन होता है, इससे अवसाद निकलते हैं। तो जो अनाच्छादन से अवसाद बनते हैं, अवसादों का जमाव होता है जिससे जलोढ़ मैदान का निर्माण होता है। जलोढ़ मैदान में तीन बातें आती हैं जो अपेक्षाकृत समतल और मुलायम हैं, यानी परिवहन भागों का निर्माण आसान हो जाता है इससे। जलोढ़ मैदान जो है वो सतही और भौम जल की उपलब्धता यहाँ पे होती है जिससे पेयजल और कृषि हेतु भूमि मिल जाती है। जलोढ़ मैदान में ये उर्वर मैदान होते हैं जिससे कृषि हेतु अनुकूल और पशुपालन हो जाता है, मतलब कृषि हेतु अनुकूल होते हैं और पशुपालन के लिए अनुकूल हो जाते हैं। तो इनसे मतलब जनसंख्या के बसाव हेतु अनुकूल, जब ये जलोढ़ मैदान में इन तीनों खूबियां हैं कि अपेक्षाकृत समतल और मुलायम होती हैं, सतही और भौम जल की उपलब्धता है, उर्वर मैदान है, तो इससे जनसंख्या के बसाव हेतु अनुकूल दशाएं उपलब्ध हो जाती हैं। तो अंतर्जात व बहिर्जात भू संचलनों के सम्मिलित प्रभाव के परिणाम स्वरूप ऐसी दृश्य भूमियों का निर्माण हुआ है या होता है जो प्राचीनतम सभ्यताओं जैसे सिंधु घाटी सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता आदि के क्षेत्र रहे हैं। भारत के उत्तरी भाग में अवस्थित नवीन वलित पर्वत हिमालय अंतर्जात मंद गति पर्वत निर्माणकारी, फिर से बोलता हूँ, भारत के उत्तरी भाग में अवस्थित नवीन वलित पर्वत हिमालय अंतर्जात मंद गति पर्वत निर्माणकारी भू संचलन का परिणाम है, जहाँ हिमालयी नदियों के द्वारा बहिर्जात भू संचलन अर्थात अनाच्छादन के परिणाम स्वरूप निर्मित अवसादों के जमाव से समतल, उर्वर, मैदानी प्रदेश का निर्माण हुआ जो सतही एवं भौम जल की उपलब्धता के साथ ही कृषि एवं पशुपालन हेतु उपयुक्त क्षेत्र हैं। साथ ही यह क्षेत्र परिवहन मार्गों के विकास हेतु भी बेहतर है। इन कारकों के सम्मिलित प्रभाव का भी परिणाम रहा कि यहाँ प्राचीनतम सभ्यता विकसित हुई। इसी प्रकार का प्रभाव मेसोपोटामिया के दौरान में एवं नील नदी घाटी क्षेत्रों में भी देखा जा सकता है। ठीक, अब देखते हैं चट्टाने, रॉक्स। तो चट्टानों में हमें सबसे पहले देखना है परिचय, फिर देखना है प्रकार या वर्गीकरण, और तीसरा देखना है बहुआयामी महत्व। तो चट्टाने में हम देखेंगे कि चट्टान क्या है, खनिजों का मिश्रण ही चट्टान कहलाता है। चट्टानों के अध्ययन को हम पेट्रोलॉजी कहते हैं। पेट्रोलॉजी में हम चट्टानों के स्रोत, निर्माण, विस्तार, गठन, प्राप्ति स्थल आदि का अध्ययन करते हैं। चट्टाने में जो खनिज हैं, चट्टानों का निर्माण खनिज, मृदक, खनिज से हुआ, खनिज का आधार, खनिज के जब हुआ तो खनिज से का आधार से उद्योग निर्मित हुए, चट्टानों से मृदा का विकास हुआ जिससे कृषि हुआ, उस चट्टान से परिवहन आसान हुआ। इन्हीं सबका अध्ययन किया जाता है। तो पढ़ते हैं, विभिन्न प्रकार के खनिजों का मिश्रण चट्टान कहलाता है, अर्थात भूपटल पर पाए जाने वाले धात्विक पदार्थों का संबंध चट्टान से है। विदित है कि चट्टानें अत्यंत कठोर जैसे ग्रेनाइट से लेकर अत्यंत मुलायम जैसे चीका मिट्टी
किले या चीका मिट्टी या किले जैसी होती हैं। सामान्यतः चट्टानें विभिन्न प्रकार के खनिजों का समूह होती हैं, किंतु जूना पत्थर, संगमरमर, बलुआ पत्थर ऐसी चट्टानें हैं जिनका निर्माण एक ही प्रकार के खनिज से हुआ है। इसी प्रकार ग्रेफाइट, क्वार्ट्ज या स्फटिक, फेल्सपार, अभ्रक आदि ऐसी चट्टानें हैं जिनका निर्माण 3 या 4 प्रकार की खनिजों के मिश्रण से हुआ है। एलुमिना, कांग्लोमेरेट, लिमोनाइट, अयस्क आदि ऐसी चट्टानें हैं जिनका निर्माण धात्विक व अधात्विक खनिजों के मिश्रण से हुआ है। भूवैज्ञानिकों द्वारा लगभग 2000 से अधिक प्रकार के खनिजों की जानकारी प्राप्त की जा सकती है, किंतु भूपटल के निर्माण में 24 प्रमुख हैं जिन्हें चट्टान निर्माणकारी खनिज कहा जाता है। वह इनमें से 6 प्रकार के खनिज ही प्रधानता में पाए जाते हैं। ये हैं क्वार्ट्ज, फेल्सपार, पायराइसिस, एम्फीबोल्स, अभ्रक, ओलिविन। ठीक है, 6 कौन कौन से हैं? क्वार्ट्ज, फेल्सपार, पायराइसिस, एम्फीबोल्स, अभ्रक और ओलिविन। ठीक है, ये 6 हैं। चट्टानों के निर्माणकारी खनिजों में सिलिकेट जैसे कि फेल्सपार, अभ्रक सर्वप्रमुख हैं। इसके उपरांत ऑक्साइड जैसे कि हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, कार्टूज आदि हैं व इसके उपरांत कार्बोनेट जैसे कैल्साइट, डोलोमाइट आदि का स्थान आता है। तो सबसे ज़्यादा चट्टानों में क्या पाए जाते हैं? सिलिकेट, उससे कम ऑक्साइड और सबसे कम कार्बोनेट पाए जाते हैं। सिलिकेट में कौन कौन से? फेल्सपार, अभ्रक प्रमुख रूप से पाए जाते हैं और ऑक्साइड में प्रमुख रूप से हेमेटाइट और मैग्नेटाइट और कार्टूज पाए जाते हैं और वहीं कार्बोनेट में सबसे प्रमुख रूप से कैल्साइट और डोलोमाइट पाए जाते हैं। पृथ्वी की भूप्रपटी में लगभग 110 प्रकार के तत्व पाए जाते हैं, किंतु भूप्रपटी के निर्माण में 8 तत्वों की प्रधानता पाई जाती है। पेट्रोलॉजी शैलों या चट्टानों का विज्ञान है जिसमें खनिजों की संरचना, बनावट, गठन, स्रोत, प्राप्ति स्थल, चट्टानों में परिवर्तन के अध्ययन के साथ ही विभिन्न चट्टानों के मध्य अंतर संबंधों का अध्ययन भी किया जाता है। इस प्रकार चट्टानों का विविध आयामों में अध्ययन करने से मृदा के प्रकार, कृषि, वनस्पतियों, खनिजों पर आधारित उद्योगों, परिवहन के विकास इत्यादि के संबंध में जानकारी हो सकती है, जिन पर आधारित तार्किक निर्णय लिए जा सकते हैं। अतः इनका अध्ययन आवश्यक हो जाता है। वर्गीकरण। तो चट्टानों को वर्गीकरण के आधार पर 3 भागों में बांटेंगे। आग्नेय चट्टानें यानी इग्नीशियस, अवसादी चट्टानें यानी सेडिमेंट्री और कायांतरित चट्टानें यानी मेटामॉर्फिक। तो आग्नेय चट्टानों में हम देखेंगे इसका अर्थ क्या है, इसका निर्माण कैसे हुआ, इसका वर्गीकरण क्या है, सामान्य विशेषताएं इसकी देखेंगे, उसके बाद इसका महत्व देखेंगे। तो अर्थ में अगर बात करें तो आग्नेय चट्टानों का इंग्लिश में अर्थ होता है इग्नीशियस, इग्नियस। तो इग्नियस जो है वो इग्नस से मिलकर बना है और इग्नस जो है वो उसका अर्थ होता है फायर। ठीक है, तो यानी आग। निर्माण इसका कैसे हुआ है? तो अर्थ जब ओरिजिन होना यानी प्रारंभ हुआ तो गर्म तप्त था, वीरान था,
तो इससे ज्वालामुखीता फिर हुई, फिर गर्म तप्त मैग्मा या लावा का उद्गार हुआ, फिर उसका शीतलन हुआ और चट्टानें बनी। और चट्टानों में सबसे पहले आग्नेय चट्टानें बनी। ठीक है, अब चलिए पढ़ते हैं। आग्नेय चट्टानें गर्म तप्त मैग्मा या लावा के शीतलीकरण या जमाव से बनी हैं। वास्तव में पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास के क्रम में जगह जगह पर ज्वालामुखी की घटना घटित हुई, जिससे निसरित लावा या मैग्मा के शीतलीकरण एवं जमाव से इनका निर्माण हुआ। इस प्रकार आग्नेय चट्टानें सर्वप्रथम निर्मित चट्टानें हैं, इसीलिए इन्हें प्राथमिक चट्टानें भी कहते हैं। अन्य चट्टानों के निर्माण का प्रत्यक्ष या परोक्ष संबंध आग्नेय चट्टानों से ही रहा, इसलिए आग्नेय चट्टानों को पैतृक चट्टानें भी कहते हैं। वर्गीकरण। आग्नेय चट्टानों को उनके प्राप्ति स्थल के आधार पर अभियांत्रिक एवं सतही प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है और रासायनिक संगठन के आधार पर इन्हें अम्लीय एवं क्षारीय प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है। ठीक है, तो इनका वर्गीकरण भी हो गया। अब इनका क्या देखना है, सामान्य विशेषताएं। तो इसी के साथ क्लास 12 यहीं पर समाप्त होता है। क्लास 13 में हम इसकी सामान्य विशेषताएं देखेंगे। अभी तक हमने आग्नेय चट्टानों का अर्थ देखा, जो कि इग्नस से मिलकर बना है। इग्नीशियस इसका अर्थ है, जो कि इग्नस से मिलकर बना है। इग्नस मतलब फायर होता है। फिर हमने इसका निर्माण देखा। निर्माण इसका मुख्य रूप से ज्वालामुखी जो है, कर्म तप्त मैग्मा या लावा का उद्गार हुआ, उसके शीतलन से चट्टानें बनी और वो चट्टानों में सबसे पहले आग्नेय चट्टान बनी। तो उसका निर्माण हमने देख लिए। वर्गीकरण अभी हमने देखा। प्राप्ति स्थान के आधार पर अभियांत्रिक एवं सतही प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है और रासायनिक संगठन के आधार पर इन्हें अम्लीय एवं क्षारीय प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है। अब हम इसकी सामान्य विशेषताएं देखेंगे और फिर महत्व देखेंगे, जो कि हम क्लास 13 में देखेंगे। तो इसी के साथ जियोग्राफी क्लास 12 यहीं पे समाप्त होता है। जियोग्राफी क्लास 13, इसमें हम देखते हैं सामान्य विशेषताएं। किसका सामान्य विशेषताएं? तो आग्नेय चट्टानों का सामान्य विशेषताएं। अभी तक पिछले क्लास में हमने आग्नेय चट्टानों का अर्थ, निर्माण और वर्गीकरण देख लिया था। अब हम देखेंगे सामान्य विशेषताएं, फिर देखेंगे महत्व। तो सबसे पहले हम देखते हैं सामान्य विशेषताएं। सामान्य विशेषताएं में पॉइंट है, आग्नेय चट्टानें वर्तमान में अपने मूल स्वरूप को खो चुकी हैं एवं इनमें बड़े पैमाने पर परिवर्तन हुआ है। फिर पॉइंट है, ग्रेनाइट, बेसाल्ट, पेगमेटाइट, फिर से शुरू बोलता हूँ, ग्रेनाइट, बेसाल्ट, पेगमेटाइट, डायोराइट, गैब्रो, पिच स्टोन, प्यूमिस आदि आग्नेय चट्टानों के उदाहरण हैं। आग्नेय चट्टानें कठोर प्रकृति की व परत विहीन चट्टानें हैं, जिसमें जीवाश्मों के प्रमाण नहीं पाए जाते। पॉइंट है, ये चट्टानें अप्रवेश्य यानी नॉन पोरस हैं। ये चट्टानें अप्रवेश्य हैं। यही कारण है कि इन चट्टानों पर रासायनिक अपक्षय का प्रभाव कम होता है, किंतु भौतिक अथवा यांत्रिक प्रक्रियाओं से इनका विघटन अधिक होता है। पॉइंट है, सतह पर लावा के जमाव से सतही आग्नेय चट्टानों का निर्माण होता है, जैसे बेसाल्ट चट्टानें, दोबारा से बोलता हूँ, सतह पर लावा के जमाव से सतही आग्नेय चट्टानों का निर्माण होता है, जैसे बेसाल्ट चट्टानें। जबकि आंतरिक आग्नेय चट्टानें जब अत्यधिक गहराई में मैग्मा के जमाव से बनती हैं तो इन्हें पतालीय चट्टानें कहते हैं। वहीं मध्यवर्ती गहराई में निर्मित आग्नेय चट्टानों को मध्यवर्ती आग्नेय चट्टानें कहते हैं, जैसे बैथोलिथ, लोकोलिथ, लेपोलिथ, फैकोलिथ, सिल, डाइक आदि। फिर पॉइंट है,
जैसे सतही चट्टानें जो हैं, सतही चट्टानें, वे रवे का आकार छोटा हो जाता है क्योंकि शीतलन की दर अधिक होती है। देखिए कुछ चट्टानें जो हैं, वो सतही चट्टानें जो हैं, वे रवे के आकार से भी छोटी कुछ होती हैं क्योंकि उनकी शीतलन की दर अधिक होती है। और जो सतह के नीचे यानी अभ्यंतरिक चट्टानें हैं, वे रवे के आकार से बड़े ही होते हैं, रवे का आकार बड़ा, उनके रवे का आकार जो होता है वो बड़ा होता है। अभ्यंतरिक चट्टानें रवे का आकार उनका बड़ा होता है क्योंकि शीतलन का दर कम है। तो शीतलन का दर व्युत्क्रमानुपाती रवे के आकार, यानी शीतलन का दर जितना अधिक, रवे का आकार उतना कम। ठीक, अब हम देखते हैं रासायनिक संगठन के आधार पर। तो रासायनिक संगठन के आधार पे दो प्रकार हैं, एक अम्लीय और एक क्षारीय, यानी अम्लीय चट्टानें, अम्लीय अग्नेय चट्टानें और क्षारीय अग्नेय चट्टानें। अम्लीय में पॉइंट है, यदि लावा में सिलिका की मात्रा 65 से 85% होती है व शेष एल्यूमिना, मैग्नीशियम, क्षारीय पदार्थ एवं चूने की उपलब्धता होती है तो अम्लीय चट्टानों का निर्माण होता है। दूसरा पॉइंट है, इन चट्टानों का घनत्व तो कम होता है। तीसरा पॉइंट है, अम्लीय मैग्मा या लावा का गाढ़ापन एवं चिपचिपापन अधिक होता है जिससे इनका फैलाव कम होता है। फलतः इनके जमाव से लावा शंकु या पर्वत का निर्माण होता है। फिर पॉइंट है, ग्रेनाइट, पिच स्टोन, रायोलाइट एवं आबसीडियन इत्यादि अम्लीय आग्नेय चट्टानों के उदाहरण हैं। फिर पॉइंट है, अम्लीय मैग्मा या लावा की विस्फोटकता अधिक होती है। अम्लीय मैग्मा या लावा की विस्फोटकता अधिक होती है। अब हम देखते हैं क्षारीय। क्षारीय में पहला पॉइंट है, क्षारीय चट्टानों में सिलिका की मात्रा 45 से 55% होती है व शेष लोहा, चूना, मैग्नीशियम इत्यादि के अंश होते हैं। क्षारीय में दूसरा पॉइंट है, इन चट्टानों का घनत्व अधिक होता है। तीसरा पॉइंट है, क्षारीय मैग्मा या लावा का गाढ़ापन एवं चिपचिपापन अपेक्षाकृत कम होता है जिससे इनका फैलाव अपेक्षाकृत अधिक होता है और इनके जमाव से लावा पठार या लावा मैदान का निर्माण होता है। फिर चौथा पॉइंट है, बेसाल्ट एवं गैब्रो चट्टानें इसके उदाहरण हैं। अब देखते हैं नोट में पॉइंट है, नोट करके पॉइंट है इन दोनों के बाद। नोट में पॉइंट है, भारत में प्रायद्वीपीय भारत सर्वाधिक प्राचीन भूभाग है जहां आग्नेय चट्टानों का विस्तार अधिक पाया जाता है। इसी प्रकार छोटा नागपुर पठार की गुंबद के आकार की पहाड़ियाँ, राजमहल पर्वत श्रेणी, अरावली पर्वत श्रेणी इत्यादि के निर्माण में आग्नेय चट्टानों की भागीदारी है। विदित है कि महाराष्ट्र में अवस्थित अजंता की गुफाएं आग्नेय चट्टानों को काटकर ही बनाई गई हैं। फिर नोट में दूसरा पॉइंट है, प्लेटिनम, लौह अयस्क, सोना, चांदी, तांबा, मैग्नीज, निकेल, क्रोमाइट, जस्ता इत्यादि महत्वपूर्ण धात्विक खनिज आग्नेय चट्टानों में पाई जाती हैं। पॉइंट है, नोट में ही, ग्रेनाइट जैसी आग्नेय चट्टानें भवन निर्माण व उसके सजावट के काम में भी आती हैं। ग्रेनाइट जैसी आग्नेय चट्टानें भवन निर्माण व उसके सजावट के काम में भी आती हैं। नोट में पॉइंट है अगला, ब्राज़ील के पठारी भाग व कनाडा तथा यूएसए के लॉरेंसियन शील्ड एवं भारत के
छोटा नागपुर पठार की आग्नेय चट्टानों में महत्वपूर्ण खनिज पदार्थों की प्राप्ति होती है। ये पॉइंट दोबारा से पढ़ता हूँ। ब्राज़ील के पठारी भाग व कनाडा तथा यूएसए के लॉरेंसियन शील्ड एवं भारत के छोटा नागपुर पठार की आग्नेय चट्टानों में महत्वपूर्ण खनिज पदार्थों की प्राप्ति होती है। अब हम देखते हैं अवसादी चट्टानें। अवसादी चट्टानों में पॉइंट है, अवसादों के जमाव से निर्मित चट्टानों का संबंध अवसादी चट्टानों से है। फिर पॉइंट है, आग्नेय या रूपांतरित चट्टानों के अनाच्छादन से निर्मित अवसादों के जमाव के परिणाम स्वरूप अवसादी चट्टानों का निर्माण होता है। इसमें है, अगला है सामान्य विशेषताएं। सामान्य विशेषताएं में पॉइंट है, अवसादी चट्टानें परतों के रूप में पाई जाती हैं, जहां इनकी विभिन्न परतों की संरचना, संगठन, रंग, कठोरता आदि में भिन्नता पाई जाती है। वास्तव में अवसादी चट्टानें भिन्न भिन्न रूपों की होती हैं, जिनका निर्माण विभिन्न प्रकार के कणों से मिलकर होता है। समान विशेषताओं में दूसरा पॉइंट है, अवसादी चट्टानें अपेक्षाकृत मुलायम होती हैं, जिनका निर्माण सामान्यतः भौतिक, रासायनिक या जैविक प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप होता है। संपूर्ण भूपटल के निर्माण में अवसादी चट्टानों का योगदान लगभग 5% है, जबकि संपूर्ण भूपृष्ठ का लगभग 75% भाग अवसादी चट्टानों से घिरा है। फिर पॉइंट है अगला, अवसादी चट्टानों में ही अधिकांश जीवाश्म व खनिज तेल संसाधन पाए जाते हैं। साथ ही साथ स्लेट, संगमरमर, नमक इत्यादि खनिज पाए जाते हैं। ये चट्टानें छिद्रयुक्त अथवा प्रवेश से होती हैं। अगला पॉइंट है, अवसादी चट्टानों के निर्माण के चरणों में अपक्षय, परिवहन, जमाव, लिथिफिकेशन एवं सीमेंटीकरण। मतलब अवसादी चट्टानों के निर्माण के चरणों में पहले अपक्षय होता है, फिर उसका परिवहन होता है, फिर जमाव होता है, फिर लिथिफिकेशन होता है एवं उसके बाद सीमेंटीकरण होता है। लिथिफिकेशन का मतलब है चट्टानों का निर्माण और सीमेंटीकरण का मतलब है वह प्रक्रिया जिसके द्वारा विभिन्न खनिज पदार्थ मजबूती से एक दूसरे से बंध जाते हैं। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा विभिन्न खनिज पदार्थ मजबूती से एक दूसरे से बंध जाते हैं। अगला पॉइंट है, भौतिक रूप से निर्मित चट्टानें बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, लोयस। यानी भौतिक रूप से निर्मित चट्टानें कौन कौन हैं? बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, लोअस। अगला पॉइंट है, रासायनिक रूप से निर्मित चट्टानें। तो रासायनिक रूप से निर्मित चट्टानें हैं चूना पत्थर, सेंधा नमक, जिप्सम, स्टैलेग्माइट, स्टैलेक्टाइट आदि। रासायनिक रूप से निर्मित चट्टानें हैं चूना पत्थर, सेंधा नमक, जिप्सम, स्टैलेग्माइट, स्टैलेक्टाइट आदि। अगला पॉइंट है, जैविक अवसादी चट्टानें। जैविक अवसादी चट्टानों में खड़िया, डोलोमाइट, कोयला, ऑयल सेल। खड़िया है, डोलोमाइट है, कोयला है, ऑयल सेल है। अब हम देखते हैं रूपांतरित या कायांतरित चट्टानें। इंग्लिश में बोले तो मेटामॉर्फिक रॉक्स। मेटामॉर्फिक रॉक्स आग्नेय या अवसादी चट्टानों के तापमान, दबाव या दोनों के सम्मिलित प्रभाव के परिणाम स्वरूप पूर्व की चट्टानों के भौतिक एवं
रासायनिक विशेषताओं में परिवर्तन आता है, जिससे निर्मित नवीन चट्टान को रूपांतरित चट्टान कहते हैं। ध्यातव्य है कि इन चट्टानों के स्वरूप में तो परिवर्तन आता है, किंतु उनका विघटन व वियोजन नहीं होता। सामान्य विशेषताएं, फिर हम इनकी सामान्य विशेषताएं देखें तो सामान्य विशेषताओं में पहला पॉइंट क्या है? रूपांतरित चट्टानें अपने मूल चट्टानों से रंग, गठन, खनिज संरचना, रवे के आकार, कठोरता इत्यादि के संदर्भ में पूरी तरह से भिन्न होते हैं। दूसरा पॉइंट है, ये सर्वाधिक कठोर चट्टानें हैं। तीसरा पॉइंट है, इनके निर्माण के क्रम में तापीय रूपांतरण, जलीय रूपांतरण, तापीय जलीय रूपांतरण, गतिक रूपांतरण एवं स्थैतिक रूपांतरण का प्रभाव हो सकता है। अगला पॉइंट है, रूपांतरित चट्टानों में जीवाश्मों का अभाव होता है, लेकिन इन चट्टानों में हीरा, संगमरमर, अभ्रक, क्वार्टजाइट आदि पाए जाते हैं। फिर से ये पढ़ता हूँ, रूपांतरित चट्टानों में जीवाश्मों का अभाव होता है, लेकिन इन चट्टानों में हीरा, संगमरमर, अभ्रक, क्वार्टजाइट आदि पाए जाते हैं। उदाहरण 1 देखें हम। पहला उदाहरण, जैसे ग्रेनाइट से नीस बना, नीस से शिस्ट बना और शिस्ट से सिलेट बना और सिलेट से सापेंटाइन बना। यानी ग्रेनाइट कैसे बना? ग्रेनाइट से नीस बना, नीस से शिस्ट बना, शिस्ट से सिलेट बना और सिलेट से सापेंटाइन बना। दूसरा उदाहरण है बेसाल्ट जो है उसमें 2 पाए जाते हैं, यानी 2 चट्टानें पाई जाती हैं। कौन कौन? ग्रीन स्टोन और एम्फीबोल्स। तीसरा उदाहरण है सिलेट फाइलाइट से बना, मतलब सिलेट से फाइलाइट बना, फाइलाइट से शिस्ट। ठीक। और चौथा उदाहरण है गैब्रो से ही भी बन सकता है सरपेंटाइन गैब्रो से भी बन सकता है। यानी उदाहरण में पहला है ग्रेनाइट, दूसरा है बेसाल्ट, तीसरा है सिलेट और चौथा है गैब्रो। ठीक। देखिए, अग्नेय चट्टानों का अगर अपक्षय या अपर्दन होगा तो अवसादी चट्टानें बनेंगी, और अवसादी चट्टानों का अगर अपक्षय या अपर्दन होगा तो अग्नेय चट्टान भी बन सकती हैं। और अवसादी चट्टानों का जब अपक्षय और अपर्दन होगा तो रूपांतरित चट्टानें बनेंगी, और अगर नहीं, रूपांतरित चट्टानों का अगर अपक्षय अपर्दन होगा तो अवसादी चट्टानें बनेंगी, और अवसादी चट्टानों में जब ताप और दाब में अंतर आएगा तो रूपांतरित चट्टानें बनेंगी, और जब रूपांतरित चट्टानों में गलन होगा तो वो अग्नेय चट्टान बनेंगी, और जब अग्नेय चट्टानों में ताप और दाब में परिवर्तन होगा तो वो रूपांतरित चट्टानें बनेंगी। तो इस प्रकार जियोग्राफी लेक्चर 13 यहीं पे समाप्त होता है।